नमस्कार। दूरदर्शन हरियाणा के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साइंटिफिक प्रोग्रेस के बिना ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। यदि हमें आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सहायता हमें लेनी ही पड़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि भारत जब अपने 100वें स्वतंत्रता ईयर में पहुंचे, यानी 2047 में जब वो पहुंचे, तो वो एक विकसित राष्ट्र हो। और इस सपने को पूरा करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। भारत पहले ही अनुसंधान में, साइंटिफिक अनुसंधान में बहुत कार्य कर रहा है और अलग अलग साइंस के जितने भी फील्ड्स हैं उसमें एक अपनी छाप छोड़ रहा है। ऐसा ही एक फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी, जो आने वाले समय में हमारे जीवन के हर पहलू को छुएगा, चाहे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो। इन सब विषयों में नैनो टेक्नोलॉजी की या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, कौन कौन से आयाम हैं इसके, किन किन क्षेत्रों में इस पर अनुसंधान हो रहा है और कैसे हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामेंद्र सुंदर दे और डॉक्टर संगीता रॉय। नमस्कार। ये दोनों उच्च कोटि के वैज्ञानिक बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में, खासकर नैनो टेक्नोलॉजी में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर दे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। नैनो टेक्नोलॉजी विषय को समझने से पहले हम देख लेते हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी कब से चर्चा शुरू हुआ। हमारा एक नोबेल लॉरिएट है प्रोफेसर फेनमैन, सो उनका लैंग्वेज में देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। सो नैनो टेक्नोलॉजी तब से डिफाइन हो गया है, बट ये टर्म डिफाइन किया एक जापानी साइंटिस्ट प्रोफेसर टनीगुची। तो बट उसके बाद से बहुत दिन बाद अभी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम हो रहा है ना। ये पहले समझते हैं नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी दो शब्द का जुड़ा हुआ शब्द है, नैनो और टेक्नोलॉजी। तो नैनो मतलब नैनोमीटर से आया है नैनो। सो हम मीटर को हमें पता है मीटर क्या है। तो एक मीटर को अगर हम 10⁹ मतलब एक का बाद अगर 9 शून्य बिठाए उतना भाग में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट होगा नैनोमीटर। तो एक सिंपल उदाहरण से हम चलते हैं। हमारे जो बाल है उस बहुत थीन है ये। अभी अगर नैनोमीटर में हमें अगर बाल को डिफाइन करना है तो ये 50,000 से 1 लाख नैनोमीटर होगा। तो ये है नैनो स्केल में कोई मटेरियल, कोई मैटर को हम ऐसे देख सकते हैं। अभी नैनो स्केल में जो मटेरियल है उसका ऊपर जो रिएक्शन होता है उसका हम जब चर्चा करते हैं उसको नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस हम बोलते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा से प्रोग्रेस कर रहा है। अभी एक सिंपल जो हम डेली यूज करते हैं, तो नैनो मटेरियल कैसे है उसका हम जो प्रॉपर्टी है कैसे स्टडी करते हैं उसका एक उदाहरण लेके हम चलते हैं। डेली हम ग्राफाइट पेंसिल यूज करते हैं। कोई भी बच्चा ग्राफाइट पेंसिल लेके हम ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं। तो ग्राफाइट जो है वो एक लेयर बाय लेयर मटेरियल है, कार्बन का लेयर बाय लेयर मटेरियल है। अभी उसमें से हम एक लेयर को अगर सेपरेट कर सकते हैं वो हो जाएगा हमारा एक नैनो मटेरियल जिसका नाम है ग्राफीन। सिमिलरली कार्बन का और एक फॉर्म है कार्बन नैनो ट्यूब, ये है कार्बन का नैनो मटेरियल। तो ग्राफीन ने कार्बन नैनो ट्यूब ये इतना अच्छा मटेरियल क्यों हो गया? जब ये नैनो मटेरियल बन गया तो अब इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन जो भी हम लेते हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से 100 गुना ज़्यादा हो जाते हैं और वो बहुत हल्का हो जाता है, प्लास्टिक से भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो मतलब सेम मटेरियल जब नैनो स्केल में चला गया, उसका डायमेंशन जब नैनो स्केल में हो गया तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है।
वो प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी। तो वाकई जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वाकई ऐसी हैं कि उनके बहुत सारे यूजेस जो हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वस्तुएं हैं उनमें आ सकते हैं। डॉक्टर रॉय, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है, तो इसके कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो रिसर्च हो रही है? जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी डॉक्टर दे ने बताया हमारी लाइफ के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो इनको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी माना जाता है। लगभग सारे फील्ड में इनका उपयोग है। जैसे कि आप मान लीजिए हेल्थ केयर सेक्टर है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके साथ साथ एग्रीकल्चर है, बहुत सारे सेक्टर्स में इनके एप्लीकेशंस हैं। तो उनके उदाहरण से चलते हैं, जैसे हेल्थ केयर में बहुत सारी बीमारियां आजकल हो रही हैं, तो जब बीमारियां इनिशियल स्टेज में है, एकदम शुरू में है, तो उनकी वजह से उनमें हमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता। तो इसमें इसके जो मार्कर्स हैं तो हमारे खून में वो बहुत कम अमाउंट में तैयार होते हैं, तब उस बीमारी को पहचानना बहुत मुश्किल है, डायग्नोस करना मुश्किल है। तो ये जो नैनो सेंसर्स है ये इतनी पावरफुल है कि छोटी सी भी कम अमाउंट की एनालाइट भी प्रेजेंट है अपने खून में तो भी वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बीमारियों को इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उनका इलाज भी हम कर सकते हैं। जैसे और भी सारी बीमारियां हैं, बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर्स हो गए हैं, तो कैंसर थेरेपी में इसका काफ़ी यूसेज है। जैसे कि आप कैंसर ड्रग को ऐसे ही आप डाल दोगी खाली उनको, तो उनको जैसे वो कैंसर सेल्स मार सकते हैं, तो वैसे हेल्दी सेल्स के ऊपर भी उनका नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। बट अगर आप नैनो मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आप सिर्फ उसी ऑर्गन में इस मेडिसिन को पहुंचा सकते हैं जहां भी उनकी ज़रूरत हो। तो ऐसे हो गए हेल्थ केयर सेक्टर। तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जैसे अलग एरिया है, उसमें भी इनका काफ़ी प्रयोग है। पावरफुल बैटरीज जो है नैनो मटेरियल यूज़ करके वो आप बना सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके काफ़ी बेहतरीन सोलर पैनल्स आप बना सकते हैं। आज की दुनिया में जब भी सब कुछ कम्पैक्ट और छोटे हो गए हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी की यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत छोटी और बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका काफ़ी प्रयोग है। जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स रिसर्चर्स बना रहे हैं और उनकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और उनके साथ साथ जो पेस्ट कंट्रोल है उसको भी आप जो क्रॉप को हानि ना करके उस पेस्ट को भी आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूँगा। हाँ। ये तो है हाईली टेक्निकल एस्पेक्ट नैनो टेक्नोलॉजी के, पर भारत में एक जो बहुत बड़ी समस्या हम देख रहे हैं वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, जो कि हर आदमी से जुड़ा है, चाहे वो किसान है, चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक गृहिणी है, चाहे वो व्यवसाय है, सबसे जुड़ा है। तो वाटर पॉल्यूशन को कैसे नैनो टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा सकता है? वाटर पॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा तरक्की हमारे देश में हुई है। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काफ़ी सारा नए नैनो फिल्टर्स बने हैं, जो फिल्टर्स की वजह से आप काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स को उसको आप रोक सकते हैं, पानी को आप साफ़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी उसी में आ रहे हैं अभी, वो जो कि नैनो फिल्टर्स बना रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स हैं बहुत लो लेवल में वो प्रेजेंट है। तो ये सारे डिवाइसेस के साथ, सेंसिंग डिवाइसेस के साथ आप बहुत लो लेवल में इस पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसको आप हटा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके। मैं यहाँ एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि हरियाणा में बहुत सारे एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर स्टेट है हमारी, तो यहाँ वाटर लेवल काफ़ी डाउन चला गया है और बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो डार्क जोन में आ गए हैं, और वहाँ आर्सेनिक की समस्या बहुत गंभीर आ रही है। तो आर्सेनिक जो है या उसकी डिटेक्शन या उसको कैसे वो सीपेज, उन सब चीज़ों को रोकने में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी सहायक है? जी, आप बताना जी चाहिए। डॉक्टर साहब। तो नैनो मटेरियल्स का मेन काम है कोई भी पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर अब लेके चलो, ये एयर फिल्टर लेके चलो, तो
नैनो मटेरियल्स क्या करते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जो भी पॉल्यूटेंट है उसका हिसाब से नैनो मटेरियल का डिज़ाइन कर सकते हो। आप आर्सेनिक बोल रहे हो कि फ्लूराइड बोल सकते हो, तो उसका क्या है, पोर साइज डिफाइन करके हम डिफाइंड नैनो मटेरियल बना सकते हैं। तो जिधर आर्सेनिक का ज़रूरत है उस हिसाब से एक नैनो मटेरियल बना सकते हैं, जिधर फ्लोरीन का प्रॉब्लम है उधर एक अलग नैनो मटेरियल बना सकते जी। हैं। तो नैनो मटेरियल स्पेसिफिक होता है, तो जैसे आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप नैनो मटेरियल एम्बेड करके फ़िल्टर बना सकते हो, उस हिसाब से आप फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हो। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता है। हमारी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो कॉस्ट जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब जो आपने इनोवेशंस बताए हैं, जिससे फ्लोराइड या आर्सेनिक जो है वाटर में कम हो सकता है, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी देता है नैनो टेक्नोलॉजी? या नैनो मटेरियल जो है ये नॉर्मल मटेरियल ही है। मैं जैसे पहले बताया, उसको नैनो स्केल में हम लेके जाते हैं। मटेरियल को जो डायमेंशन है वो नैनोमीटर स्केल में जाते हैं, तो उसका प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट इफेक्टिव ही होता है। अभी कोई भी मटेरियल का बनाओगे शुरू में थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, कोई भी मटेरियल, वो चाहे नैनो मटेरियल हो या ना हो। तो जब आप उसको मास मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसका कॉस्ट कटिंग बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, जैसे आप ये जो हमारी नेचर में, प्रकृति में अवेलेबल है, उसी मटेरियल से बना सकते हो। जैसे पंजाब हरियाणा के रीजन में एक प्रॉब्लम है ये स्टबल बर्निंग जी, की, stubble burning, जो बायोमास ये होता है, इनको भी आप यूज़ करके नैनो मटेरियल्स बना सकते हो। जी। और नैनो मटेरियल्स की एक खासियत ये है कि ये जब इनका वॉल्यूम सेम रहता है बट साइज़ जितना ही छोटा होते जा रहे हैं, तभी क्या होता है, इनकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। जी। जैसे ही अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आर्सेनिक और एनी अदर पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना होगा पानी से, तो जैसे ही इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जी। तो आप थोड़ा सा ही नैनो मटेरियल यूज़ करके उसको आप उस पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जी। तो इसलिए ये कॉस्ट कटिंग भी करता है काफ़ी ज़्यादा। जी। 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 तो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ये आज सुनने को मिल रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल, नेचुरल, ये तीनों का जब समावेश होता है तो उससे हमारा पर्पस भी सॉल्व होता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी बचा जा सकता है। डॉक्टर ते, एक और बड़ा प्रश्न, जो बड़ा मूलभूत प्रश्न है, वो ये है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, बैक टू द बेसिक्स। यानी कोई भी रिसर्च है उसके लिए साइंटिस्ट चाहिए, और साइंटिस्ट को बनाने के लिए स्टूडेंट चाहिए, और स्टूडेंट्स जब बनते हैं तो जो पहले छोटे बच्चे होते हैं, तो जो बिल्कुल बिगिनिंग्स हो रही हैं स्टूडेंट्स की, जो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, मिडिल स्कूल में जाता है, तो वहाँ हम किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं करिकुलम में, ताकि इस तरह के जो कटिंग एज फील्ड्स हैं साइंस के, उनमें बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों और उसको एज अ करियर ऑप्शन के बारे में सोचें। ऐसा कैसे संभव किया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछा। तो यह क्या कर सकते हैं हम, क्लास 1 से 8 तक उसका सिलेबस में हम मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, बिकॉज वो अब बच्चे हैं नैनो टेक्नोलॉजी समझने के लिए। उसके जगह हम मॉडल बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, उसको कुछ आउटरीच लेक्चर के तरीके कुछ मॉडल लेके, कुछ सैंपल लेके उसको समझा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे खास बात यह है, अगर हम डेली यूज में कुछ उदाहरण लेके उसको समझाएंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो बड़े बच्चे हैं 5, 6, 7, 8, ये सब बच्चे को हम लेबोरेटरी विजिट करा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि नैनो मटेरियल्स हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या यूज होता है। बच्चे के लिए यही काफ़ी है इंट्रोडक्शन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी के लिए। जी। अभी मैं थोड़ा सा बड़े स्टूडेंट में आता हूँ। आप लेके चलिए 9, 10, 11, 12, ये जो 4 साल का बच्चे है, इसको मेरा ख्याल से थोड़ा सा सिलेबस में भी थोड़ा करके इंक्लूड कर सकते हैं। अभी पहले जो हमने बताया नैनो टेक्नोलॉजी वो बेसिक साइंस ही है, ठीक है। तो एक चैप्टर हम ऐसे दे सकते हैं कि व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, एक फिजिक्स में दे सकते हैं, एक केमिस्ट्री में और एक बायोलॉजी में दे सकते हैं। तो क्यों मैं अलग अलग सब्जेक्ट बताया कि उसका अलग अलग यूज़ है। केमिस्ट्री में जो यूज होता है वो हम उस चैप्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज बता सकते हैं जी। सिमिलरली फिजिक्स रिलेटेड जो नैनो टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बायोलॉजी में तो है ही, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ये दोनों को हम उधर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, सो दैट बच्चे तब से समझने लगेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है,
एंड डेली लाइफ में या इन फ्यूचर वो अगर नैनो टेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ग्रो कर जाएंगे। जी जी जी। जैसे तो रोज का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि कमल की पत्ते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी आप कैसे एक बच्चे को समझाओगे? एक कमल की पत्ते हैं, उनके ऊपर आप एक बूंद पानी डाल दिए, पर वो पानी वैसे कि वैसा ही रहता है, वो कभी फैलता नहीं है पत्ते के ऊपर। अब जैसे ही उसको टिल्ट करोगी वो पानी गिर जाएगा। जी। तो ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर नैनो स्केल स्ट्रक्चर है। जी। तो उसकी वजह से ये होता है। वो जो गिरगिट है वो आपकी दीवार पे छिपकली चिपकता है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसकी लेग्स पे नैनो प्रोजेक्शंस है। तो ये सारी सिंपल एग्जांपल्स, फन एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि सिंपल हल्दी और दूध लेके आप नैनो पार्टिकल्स बना के दिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये सारे फन एक्टिविटीज़ हमें लगता है कि स्कूल में अगर इंट्रोड्यूस करें तो आज की जो कटिंग एज रिसर्च और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बच्चों को भी पता चले, और वो इंटरेस्ट अगर उनमें पैदा होना हो तो शायद आगे जाके उनको बेनिफिट भी मिल सकता जी। है। बहुत अच्छा डॉक्टर रॉय आपने बताया। तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, यूजेस की बात की, पढ़ाई की बात की, और इसके जो बाद में जो चरण आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट। तो डॉक्टर दे ये बताएं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसको कुछ बच्चे अगर करियर ऑप्शन के रूप में लेना चाहते हैं तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती है, और कैसे, दो बातें हैं। पहली बात तो है कैसे ये इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और करियर ऑप्शन यदि कोई बच्चा इसको लेना चाहे अनुसंधान के रूप में, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, तो वो कैसे लिया जा सकता है? तो करियर, पहले मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूँ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है। तो आप अभी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। उसमें से एक जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये पूरा नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में ही समर्पित है। ऐसे आप आईआईटी में जाओ, आईआईएससी में जाओ, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट में जाओ, एक डिपार्टमेंट, एक सेंटर आपको मिलेगा जो नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में पूरा फोकस्ड है। तो उधर क्या होगा, कोई बच्चा बीएससी से लेके मास्टर, एमटेक तक नैनो साइंस में कर सकते हैं। नैनो साइंस में करने के बाद डायरेक्ट वो कोई भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा सकते हैं, या वो और थोड़ा बेटर स्टडी के लिए पीएचडी कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट में जैसे पीएचडी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में कराए जाते हैं। तो पीएचडी में उसका पूरा नॉलेज नैनो टेक्नोलॉजी में होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, अपना रिसर्च फील्ड डेवलप करेंगे। उसके बाद जो है अगेन वो आइदर स्टार्टअप खुल सकते हैं, अपना कंपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, या वो एकेडमिक में भी जा सकते हैं। एकेडमिक में जैसे कि फैकल्टी, प्रोफेसर, टीचिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में, जो कोई भी अपना करियर ऑप्शन उसको चूज कर सकते हैं। जी। डॉक्टर रॉय, यहाँ मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इन दोनों का समावेश यानी टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को जोड़कर जो है साथ ले जाने की बात हो रही है। और इसी में जुड़ा हुआ एक हमारा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है स्टार्टअप इंडिया। तो नैनो टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप की बात अगर हम करें तो जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो कहाँ फिट हो रहा है, और क्या आपका जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप तो साइंटिस्ट हैं, तो आपके इंस्टीट्यूशन में कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो दिशा ले रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप ले सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। वो कैसे है कि ऑलरेडी जैसे आपको मैंने बताया कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो जैसे नैनो फिल्टर्स वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बना रहे हैं, उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस भी बना रहे हैं, और शायद काफ़ी सारे ऊन ड्रेसिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऊन ड्रेसिंग्स मटेरियल हेल्थ केयर के लिए बना रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी है। पर जैसे कि आपने अभी बताया जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। मेरी मानना ये है क्योंकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो रिसर्च एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, एक साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो उनकी रोल इस साइड में है। और अगर हम कंपनीज़ की साइड से देखें तो कंपनीज़ क्या कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसको आसानी से मार्केट के लिए रेडी कर रहे हैं।
तो मान लीजिए अब कोई रिसर्च लैब में एक नॉवेल नैनो कोटिंग डेवलप होता है, तो अगर कंपनी के साथ उनकी कोलैबोरेशंस है तो इजीली वो मार्केट तक जाते हैं। जैसे कि हमारी लैब में हमने कोलैबोरेशन में फिजिसिस्ट के साथ और अदर केमिस्ट्री कलीग के साथ हमने एक मटेरियल डेवलप किया जो मैंने आपको बताया था बायोमास है। तो बायोमास से हमने नैनो सेलुलोज डेवलप किया है जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और क्या मटेरियल। यूजेस हैं इसके? हाँ, उनकी जो है उनसे हम नैनो सेलुलोज से एरोजेल टाइप ऑफ एक नैनो मटेरियल बनाया जी। जिसमें मटेरियल के अंदर एयर फील्ड है, तो वो बहुत हल्का मटेरियल है, लाइट मटेरियल है, और इससे हम इस मटेरियल के अंदर हमें अल्ट्रा लो थर्मल कंडक्टिविटी मिला। जी। मतलब ये काफ़ी अच्छा थर्मल इंसुलेशन कर सकते हैं। तो अगर इस मटेरियल को हम दीवार के अंदर अपनी बिल्डिंग बनाने के टाइम पे इसको अगर फिल्म की फॉर्म में पेस्ट करेंगे तो हमें काफ़ी एनर्जी सेविंग हम कर सकते हैं। कि वो गर्मी में जैसे आप एयर कंडीशन से अगर घर को ठंडा करें, वो बाहर ठंडा नहीं जाएगा, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ सकती है। एंड ऑपोजिट केस होता है, ठंड के टाइम पे बाहर की ठंड आ नहीं सकती जब आप हीटर्स ऑन करेंगे। तो ये चीज़ें जो है, तो हमें ऑलरेडी हम एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बेंगलोर बेस्ड कंपनी, ताकि वो हमारी टेक्नोलॉजी को स्केल अप करे और जो थिकनेस है ये मटेरियल का वो हमें सिखाए, कैसे हमें इनपुट्स दे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट अच्छे से कर सकते हैं नैनो मटेरियल के अंदर। तो इस टाइप का रिलेशनशिप से हम इजीली मार्केट तक पहुंच सकते हैं ये पीपीपी मॉडल के थ्रू। सो मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल है। जी डॉक्टर साहब। या सो इधर मैं पहले बताना चाहेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली। तो अब जब स्टार्टअप इंडिया देखोगे, हम तो पहले लैब में काम करते हैं, कुछ फाइंडिंग करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देन उसको ट्रांसफर करना एक अलग बात है। तो थ्रू स्टार्टअप इंडिया, थ्रू विकसित भारत, ये हम कर सकते हैं। मैं इधर एक एग्जांपल लेके चलेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा फील्ड है वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन। तो हमारा लैब में एक हमने काम किया है जो मूंगफली का छिलका, हम सबको पता है मूंगफली का छिलका का एक्चुअली कोई यूज नहीं है। तो मूंगफली को छिलका से हम क्या बनाया, जैसे हम पहले बताया कार्बन नैनो मटेरियल ग्राफीन, तो उसको यूज करके हम ग्राफीन बनाया एक अच्छा नैनो मटेरियल जिसका यूज बहुत तरीके से डिफरेंट फील्ड में है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका बैटरी, सुपर कैपेसिटर, सेंसर, इवन पेंट इंडस्ट्री भी अभी ग्राफीन का यूज़ कर रहा है उसको कोटिंग को और थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये हमने किया है पहले लैब स्केल में, तो एक वेस्ट टू ऑयल जनरेट किया। बट ये कब हम मार्केट में अवेलेबल होंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कोलाबोरेट किया एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी से। तो उसको क्या किया, हम पहले तो हमने दिखा कि इट इज़ पॉसिबल, ये जो मूंगफली का छिलका से ग्राफीन हम क्लेम कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में हमें दिखाना पड़ेगा कि ये हो रहा है। उसके बाद सेकेंड फेज तक हम अभी कंप्लीट किया है। सेकेंड फेज में होता है कि इसका स्केल अप करना। हम जब लैब में बनाते हैं कोई भी मटेरियल, हम ग्राम स्केल में या मिलीग्राम स्केल में बनाते हैं। तो उसका बाद क्या करते हैं, हम इसको किलोग्राम स्केल में लेके जाते हैं। तो ये सेकेंड फेज हो गया। उसको नेक्स्ट फेज में क्या होगा, उसको और ज़्यादा बड़ा स्केल में लेके जाना है, मास प्रोडक्शन करना, तो तब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, तो जैसा डॉक्टर रॉय ने अभी बताया कि एक एडवांस मटेरियल जो है वो डेवलप उनकी लैब में किया है जो कि एयर कंडीशनिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, लोगों के बिजली के बिल कम आएंगे, और ऐसा ही सर्दियों में हो सकता है कि इस तरह के जो यूजेस होते हैं उनका कुछ साधारण लोगों पर उसका उन पर उसका असर हो। सर, एक और चीज़ जो नैनो आजकल बहुत बात हो रही है, स्मार्ट क्लोथिंग की बात हो रही है, स्मार्ट नैनो बेस्ड क्लोथ्स की बात हो रही है। तो वो नैनो बेस्ड क्लोथ्स जिसकी आज बहुत बातें हो रही हैं, वो क्या चीज़ है नैनो बेस्ड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर पहले मैं बताना चाहेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कोई पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। जैसे आप नैनो स्मार्ट क्लोथ बताया, स्मार्ट क्लोथ दो तरीके से होता है। एक टाइप का स्मार्ट क्लोथ है जो उसके ऊपर एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल का कोटिंग रहता है, सो दैट कि वो पानी में भी भीगेगा नहीं या धूली से भी बचा सकते हैं। तो ये वॉशिंग ऑफ क्लोथ को कम करने के लिए आप महीने में या साल में भी एक बार वॉशिंग करोगे तो चलेगा। तो ये एक टाइप का स्मार्ट क्लोथ है।
दूसरे टाइप का स्मार्ट क्लोथ है कि स्मार्ट क्लोथ में अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को एम्बेडेड करके स्मार्ट क्लोथ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी एक मेडिकल डिवाइस एवं बहुत थीन डिवाइस, बहुत छोटा एक डिवाइस बना रहा है जो क्लोथ में एम्बेडेड कर रहा है। इसमें से क्या होगा, अभी सपोज आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या कोई बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक या वॉकिंग कर रहा है, तो उस टाइम में बहुत ज़रूरी होता है आजकल कि शुगर लेवल क्या है ये देखना, ब्लड प्रेशर कैसे है देखना, या किसी का कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड है उसको मॉनिटर करना। तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइस क्या करेंगे, आपका स्वेट से वो डिटेक्ट कर लेंगे आपका ब्लड लेवल में ग्लूकोज क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, या आपका बीपी कैसे है। और नॉट ओनली दैट, ये क्या करेंगे, वो डेटा पूरा आपका मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या हो रहा है, अब एक नैनो मटेरियल यूज करके एक आप डिवाइस बनाया, केमिस्ट्री फिजिक्स का यूज हुआ है। अभी क्या करोगे, उसको जब आपका क्लोथ में एम्बेड करोगे, उसमें आपको इंजीनियरिंग स्किल चाहिए। नाउ जब ये डिवाइस एक डेटा जनरेट कर रहा है, अब वो डेटा मोबाइल पे आपको मिल रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का काम है जी। तो एक ही क्लोथ में आप देख रहे हो सारे फील्ड का यूज करके एक बनाया जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ मेरे मन में आया कि इतने नैनो स्केल पर जो इतना डिवाइस काम करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसकी जैसे कोई हमारा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, फ़ोन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एनर्जी सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए। तो इतने नैनो स्केल पर जो डिवाइस काम करता है, जो इतने काम सारे एक साथ कर रहा है, तो वो अपनी पावर सप्लाई या अपनी एनर्जी कैसे लेता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी नैनो मटेरियल यूज करके, जैसे हमें पता है कि सोलर सेल, तो सोलर सेल में जो मटेरियल यूज होता है वो कम्प्लीटली नैनो मटेरियल है जी। तो अभी नैनो मटेरियल का काम ही है एवरीडे नैनो मटेरियल प्रोग्रेस कैसे हो रहा है कि उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना और उसका साइज छोटा करना, यही मेन मंत्र है नैनो मटेरियल्स का, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर में क्या हो रहा है, हम जो बैटरी बना रहे हैं, तो अभी मार्केट में इवन ये भी आ गया है कि थीन बैटरी, थीन फिल्म बैटरी हम बोलते हैं। तो बैटरी को हम इतना थीन बना रहे हैं, वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट थीन बनाने का मतलब ये नहीं है उसका प्रॉपर्टी के साथ सैक्रिफाइस करना। हम थीन बना रहे हैं, पैरेलली आइदर तो उसका प्रॉपर्टी सेम रखने के लिए कोशिश कर रहा है या इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यही नैनो मटेरियल का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रॉपर्टी को भी एनहांस करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं, थिन डाउन करते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अंत में जब भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी सामने आती है या कोई नया इनोवेशन सामने आता है, तो लोग उसको अपनाने से थोड़ा डरते हैं। जैसा कुछ सिक्योरिटी, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई हैं, जैसा आपने बताया, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि क्या ये प्रोडक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट जो है, वो क्या सेफ़ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या नहीं है। तो इसको कैसे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, तो इसको कैसे इसका निदान किया जा सकता है? ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल है सेफ्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स को लेके, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेके। तो क्योंकि ये कारण ये है कि नैनो फॉर्मुलेशंस में नैनो पार्टिकल्स यूज़ होती हैं, और ये पार्टिकल्स जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इतना छोटा है कि कभी कभी बायोलॉजिकल सिस्टम में आके ये कभी दूसरी तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसी के लिए ये ज़रूर बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी डिटेल टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइल और साथ में उसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल स्टडी किया जाए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे संस्थान बनाए रेगुलेट करने के लिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए। तो उसमें जैसे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, FSSAI हम सभी जानते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स को हमेशा रेगुलेट करते हैं। उसके साथ साथ DBT है, जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, और इंटरनेशनल लेवल पे ISO है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, वो काफ़ी स्टेप्स के थ्रू आते हैं, जैसे कि पहले क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, कोई भी ड्रग्स आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मुलेशंस आते हैं, उसके साथ साथ इसकी एनवायरनमेंट के में क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी स्टडी होता है, उसका प्रोफाइल भी स्टडी होता है, और प्रॉपर लेवलिंग के साथ ही वो मार्केट में जाता है।
तो पब्लिक अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कितनी लेवल पे ये सेफ है, कितनी लेवल तक जी, ये जी, सेफ है, किस कंडीशन में ये सेफ है। और जो इंडिपेंडेंट लैब जो इनको डेवलप करते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिगोरसली स्टेन करते हैं। तो हर रोज़ हम जैसे ही नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है तो ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी इवॉल्व होते Evolve जा होते रहे हैं ठीक है और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो हमने देखा साइंस की दुनिया एक बड़ी अनोखी दुनिया है और नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत विशाल क्षेत्र है जो वाकई हमारे जीवन को पूरे तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। उसमें एक क्षमता है कि हमारे जीवन को और सुहेला बनाएगा। डॉक्टर संगीता रॉय, डॉक्टर रामेंद्र दे, आपने समय निकाला और इतने अच्छे टॉपिक पर आपने इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।